कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। ज़िंदगी में सफलता सबसे जो शॉर्ट ट्रिक या आप कह सकते हैं सबसे जो आसान वे है लाइफ में सफल होने का, वो है आपकी स्मार्ट स्टडी के साथ साथ आपकी डीप स्टडी। यानी आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैं दोनों चीज़ साथ लेके चलता हूँ। देखो, फैक्ट भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वनडे एग्जाम होंगे तो फिर तो आप फैक्ट ही पढ़ोगे। लेकिन कई लोग क्या होता है ना, अच्छा एग्जाम क्रैक करने की सोचते हैं, मतलब अच्छे लेवल के एग्जाम क्रैक करने की सोचते हैं, तो वहाँ पे आपकी डीप स्टडी ही काम आती है, पहली चीज़। दूसरा, मैं उन सभी बच्चों से, ध्यान से सुनना, उन सभी बच्चों से, और जो ये वीडियो देख रहे हैं बच्चों, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जो क्लासेस होंगी वो डेप्थ में ही रहेंगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं फैक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, फैक्ट भी आएगा, आपका कोर्स तो कवर होगा ही होगा। लेकिन मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो आप लोगों के छोटे भाई बहन हैं, जो आपके आसपास है, जो तैयारी करना चाहते हैं, जो अभी 18 साल 19 साल के हुए हैं, जो एक अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो स्टेट PCS हो, लोअर PCS हो, RO हो, या UPSC लेवल के हो, या अदर स्टेट का PCS हो, कहीं पे भी एग्जाम हो, उनको चूंकि पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा करंट इश्यूज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग के जो पोर्शन है, इन चीज़ों को मैं सभी एक बेहतर तरीके से अब पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने ये सोच लिया है कि अब ऐसे ही आपकी स्टडी होगी। और आप एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक से पढ़ते हैं या वनडे के हिसाब से फैक्ट पढ़ते हैं, समय दोनों में बराबर लगता है। आपको पता होना चाहिए, समय बराबर लगता है, और ज़्यादा चांसेस सफल होने की किस में, डीप वाले में। यानी अगर आप डीप स्टडी 2 साल करते हो तो फिर नीचे के एग्जाम कुछ भी नहीं लगते, बहुत इजी लगता है कि यार एग्जाम ऐसे ही क्रैक कर लेंगे, बहुत आसान है, और सारा का सारा पढ़ा हुआ आता है। वरना फैक्ट में क्या नुकसान होता है, वो रटने वाला सिस्टम हो गया, रटा हुआ आ गया तो आ गया, नहीं तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो भी आपके आसपास हैं, आपके छोटे भाई बहन जो अभी 18 19 20 साल की 21 साल की जो शुरुआत कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में आने की तैयारी करना चाहते हैं, उनको एटलीस्ट ये वीडियो पहुंचा देना। और जो प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने पॉलिटी की जो 8वीं क्लास है आज, ये जो पॉलिटी की प्लेलिस्ट बनी है, यानी आप यहां से उनको शुरुआत करवा देना। मैं इसके साथ साथ पैरेलल आपका ज्योग्राफी लेके चलूंगा। ठीक है, और सभी डाउट आपको, आप यकीन नहीं करेंगे, एक बार अगर आप पढ़ लोगे, दोबारा आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो आज का टॉपिक बच्चों, हमारा नाम से ही लग रहा है, संघ इसका क्षेत्र, यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यानी आपको मैंने संविधान की विशेषताएं पढ़ाई, आज हम देखेंगे संघ और इसका क्षेत्र। संघ और इसका क्षेत्र का सीधा सीधा मतलब भारत का मैप याद रखो। ठीक है, यानी जो भारत का मैप आपको दिख रहा है ना, यही हमने देखना है कि ये क्या है, यानी इसमें क्या संघ है, क्या इसके क्षेत्र हैं, ये सब देखने हैं। ठीक है, देखो संविधान में मैंने कहा 22 भाग मूल रूप से थे, अभी लगभग 25 हो गए हैं। कई डाउट बच्चों को थे, सर 25 कैसे हुए। देखो कई भाग बाद में ऐड किए गए, जैसे मौलिक कर्तव्य 4 का A, 4 का A है ना मौलिक कर्तव्य, ऐसे ही शहरी नगर निकाय 9 का A है ना, इस टाइप से। ऐसे ही प्रशासनिक प्राधिकरण, यानी जो अपने आप में जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव से संबंधित विवाद को निपटारा करता है, तो वो सब जोड़े गए। ठीक है, तो हर किसी चीज का भाग देखना पड़ता है। तो अगर कभी आपसे ये पूछेगा संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र का भाग कौन सा, जब संविधान के भाग पढ़ना शुरू करोगे तो पहला भाग जो है बच्चों, वो किस चीज का, पार्ट 1 संघ और इसका राज्य क्षेत्र का। और इसके जो अनुच्छेद आते हैं, यानी इसका बेसिकली जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल है बच्चों 1 से 4 तक, यानी संघ और इसके राज्य क्षेत्र की बात कही गई है आर्टिकल 1 से 4 तक। अब देखना है, हमने इसको समझना है बच्चों, ये क्या है, आखिर इसका माजरा क्या है, इसकी तस्वीर हमारी कैसे सही तरीके से मतलब हम कैसे इसको समझें। ठीक है, सबसे पहले इसको देखना है। देखो जब आप संघ और इसका क्षेत्र पढ़ोगे तो सबसे पहली चीज आती है बच्चों आर्टिकल नंबर 1। अब इसका आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं, अब आपको समझना है। देखिए आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है, भारत, ध्यान से सुनना, अथवा इंडिया, भारत अथवा इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये अनुच्छेद 1 कहता है। अब आप कहोगे सर ये क्या कहना चाह रहा है, इसको हाईलाइट कर दो। देखो भारत या इंडिया को हम राज्यों का एक संघ कहते हैं बच्चों। अब आप कहोगे सर ये क्या है, इसका मतलब भारत क्या है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे भारत क्या है, भाई क्या कहोगे आप भारत को। आपको अगर एक इंटरव्यू में चलेगी, कहीं भी चलेगी, आपसे एक शब्दों में पूछा भारत का मतलब क्या है, क्या कहोगे भारत, आप बोलो राज्यों का संघ। कौन कह रहा है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आपका संविधान कहता है कि राज्यों का एक संघ होगा, अर्थात जो डिफरेंट टाइप के स्टेट हैं इनका एक यूनियन होगा, जिसको आप भारत बोलोगे अथवा इंडिया।
अब आप कहोगे सर ये भारत और अथवा इंडिया क्यों लिख रहे हो? देखो, जब संविधान निर्माण हो रहा था, संविधान निर्माण के समय में एक क्वेश्चन उठा कि हम भारत को क्या नाम दें, क्या भारत दें, क्या इंडिया दें। तो कई लोग ये चाहते थे कि हमारा भारत नाम होना चाहिए, प्राचीन जो भारत था, यानी प्राचीन जो हमारी सभ्यता थी, संस्कृति थी, जहां से ये नाम आया, इसलिए भारत नाम होना चाहिए। कई लोग कहते थे नहीं, उसके साथ साथ हमें इंडिया नाम भी रखना चाहिए। तो संविधान निर्माताओं ने क्या किया, दोनों को बैलेंस कर दिया और कहा हम एक काम करते हैं, भारत अथवा इंडिया दोनों ही नाम क्या कर लेते हैं, आपके देश के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये क्या होगा, ये राज्यों का एक संघ होगा, यानी यूनियन ऑफ स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ये पूछता है, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस वगैरह हो, अनुच्छेद 1 के तहत भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? राज्यों का समूह, राज्यों का संघ, संघों का संघ, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट। क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ स्टेट। इसको ध्यान रखना, भारत अथवा इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन आता है, ये यूनियन ऑफ स्टेट का क्या मतलब है? इसका दो मतलब निकलते हैं। अंबेडकर जी से पूछा गया कि इसके मीनिंग क्या है। उन्होंने कहा इसका एक मीनिंग है, पहले ये राज्यों का समूह नहीं है, ठीक है, ये राज्यों का संघ है। इसके मीनिंग के अंतर्गत उन्होंने दो मीनिंग बताए। पहला मीनिंग उन्होंने ये कहा कि जो भारत राज्यों का जो संघ है बच्चों, इस संघ में राज्यों, ये जो संघ है ये राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है। यानी हमने कहा यूपी से भी आओ, उत्तराखंड से भी आओ, तमिलनाडु से कहा, केरला से कहा आओ यार आप हमारे संघ में शामिल हो जाओ, हम एक यूनियन बनाते हैं, भारत देश ने कहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी आपका जो संघ है वो राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, इसके दो मीनिंग थे। एक तो पहला क्या लिखो, भारत संघ, या सीधे सीधे लिख लो आप लोग, भारतीय संघ राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे अमेरिका में है। ठीक है, भारतीय संघ राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, मध्य समझौते का परिणाम नहीं है, ये है। ठीक है, इसका मतलब समझौते का परिणाम नहीं है। कौन? भारतीय संघ। दूसरा, किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यानी सिंपल सी बात है, राज्यों को संघ से विभक्त होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो लिखो राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। होने का अधिकार नहीं है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, यानी भारत अथवा इंडिया क्या है? राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। इसका मतलब है कि भारतीय संघ राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं। इसका यह मतलब है, जैसे अमेरिका देखोगे बच्चों, वहां पे स्टेट बहुत पावरफुल है, केंद्र बहुत कमजोर है। ठीक है, वहां स्टेट जो 50 के 50 राज्य है, उन्होंने मिलकर एक समझौता किया, एक एग्रीमेंट किया कि हम लोग एक काम करते हैं, हम अपना एक यूनियन बना लेते हैं। यानी वो सब राज्य मिलकर एक यूनियन बने। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो यूनियन है, केंद्र है, उसने अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक प्रकार के फैसिलिटी हो, शासन करना आसान हो, इसलिए संघ ने क्या किया, एक जगह से रूल ना हो सके, यानी एक ही जगह से पूरे देश का रूल करना संभव नहीं है, तो पार्ट में बांट दिया खुद को, यानी राज्यों को शक्तियां दे दी। तो कहीं ना कहीं भारत में जो है बच्चों, भारतीय जो संघ है, राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है कि आप समझौता करके एक संघ बना रहे हो, ऐसा नहीं है। ये हमने प्रशासनिक सुविधा के लिए क्या किया है, अपने को बांटा है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? प्रशासनिक सुविधा हेतु, ऐसे लिख दो, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, सुविधा हेतु ऐसा किया गया। लिखो सुविधा हेतु ऐसा किया गया, लिख दो। ऐसा मतलब ये हमने ऐसे बांटा। ठीक है, ऐसा किया गया। कैसा किया गया? कि भारत को राज्यों का एक संघ माना गया। ठीक है, किया गया। दूसरा, कोई भी राज्य इस संघ से अलग हो नहीं सकता, यानी आपको अधिकार ही नहीं है कि आप इस संघ से अलग हो सकें, यानी भारत से आप अलग हो सके। भारत के मैप को देखोगे, वो जो मैप बना है उससे अलग होने का अधिकार किसी भी राज्य को नहीं है, ये संविधान कहता है। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन उठता है, तो अच्छा ये बताओ फिर, ये जो भारत अथवा इंडिया है, इसमें भारतीय क्षेत्र किसको कहोगे आप? इसमें आया बच्चों भारतीय क्षेत्र। इस आर्टिकल के तहत भारतीय क्षेत्र को परिभाषित किया गया, यानी भारत के क्षेत्र के अंदर कौन सा क्षेत्र आएगा? एक तो आएगा राज्यों का क्षेत्र। ठीक है, जो स्टेट होते हैं ना, उसके अपने जितने भी रीजन हैं, राज्यों के क्षेत्र। भारतीय क्षेत्र का सीधा सीधा मतलब है, आप कहोगे किसको भारत कहोगे? भारतीय क्षेत्र का मतलब क्या है? कोई क्वेश्चन पूछता है, अच्छा ये बताओ इंडिया का रीजन क्या है, किसको कहोगे आप? इंडिया का रीजन है, इंडिया का भाग है। तो आप सीधे सीधे जितने भी स्टेट हैं वो राज्यों के क्षेत्र प्लस संघ राज्यों के क्षेत्र, जो यूनियन टेरिटरी है, संघ राज्य क्षेत्र, और तीसरा
ऐसे क्षेत्र जो भविष्य में भारत द्वारा ऑक्यूपाई किए जाए, अधिकृत किए जाए, ऐसे क्षेत्र जो भविष्य में ऑक्यूपाई किए जाए, जो भविष्य में, फ्यूचर में, ठीक है, अधिकृत किए जाए। अधिकृत मतलब कि भारत ने उसको ऑक्यूपाइड कर दिया, यानी भारत ने ले लिया उसको, अधिकृत किया जाए, ठीक है, किया जाए, इसको मिला के बनेगा भारतीय क्षेत्र। तो ओवरऑल आर्टिकल 1 क्या कहता है, भारत को एक राज्यों का संघ घोषित करता है, जिसके अंदर इसका मतलब हुआ यूनियन ऑफ स्टेट का, कि आप जितने भी राज्य हैं, आप समझौते से हमारे साथ शामिल नहीं हुए, ये हमने प्रशासनिक सुविधा के लिए आपको ऐसे बांटा हुआ है, यानी आप भारतीय राज्य जो है संघ के साथ समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरा, कोई भी स्टेट हमारे संघ से अलग नहीं हो सकता। फिर क्वेश्चन उठा कि अच्छा भारतीय क्षेत्र कह रहे हो, तो भारतीय क्षेत्र क्या है? भारतीय क्षेत्र का मतलब है राज्यों के क्षेत्र है, संघ राज्य का क्षेत्र है, और ऐसे क्षेत्र जो भविष्य में अधिकृत भारत सरकार द्वारा या कभी फ्यूचर में इंडिया के द्वारा ऑक्यूपाई किए जाए, उसको कहा गया, ठीक है। अब इसी आर्टिकल के तहत आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए, तो भारतीय क्षेत्र में राज्यों के क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र भविष्य में अधिकृत किए जाए, इसका क्या मतलब है? ये सारा का सारा बच्चों एक्सप्लेन किया है, नोट करके ब्रैकेट में लिखो। अनुसूची 1 में, शेड्यूल में आपको पढ़ाऊंगा संविधान के, ठीक है, क्या लिखोगे? अनुसूची 1 में राज्यों के नाम प्लस यूटी, संघ राज्य के नाम का उल्लेख है, के नाम का उल्लेख है, ठीक है। यानी जब भारत में ये पढ़ाऊंगा अलग से आपको अनुसूची, तो ये आपको पता चल जाएगा। तो इसी तहत अभी कितने हैं? 28 भारत में क्या है? स्टेट है, ठीक है, 28 राज्य हैं, और 8 क्या हैं? यूटी है ना, पहले 9 थे, दादरा नागर हवेली और दमन जी को एक कर दिया, और एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख हो गया, एक कश्मीर जम्मू हो गया, ठीक है। तो 8 यूटी है, चेक कर लेना, 8 ही होंगे, ठीक है। तो भारत में हमने इस प्रकार से एक एक्सप्लेन किया गया। अब संविधान ने क्या किया बच्चों? जितने भी भारतीय राज्य है वो सब समान होंगे संघ के लिए, यानी संविधान कहता है कि हमारे जितने भी राज्य हैं हम उनके साथ इक्वल बिहेवियर करेंगे, सब हमारे लिए समान है। लेकिन जब ये संविधान निर्माण हो रहा था, कई अपनी जो वहाँ की लोकल संस्कृति थी, कल्चर था, वहाँ की जो जनजातीय लोग थे, वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां थी उन राज्यों के, तो उनको थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया संविधान निर्माताओं ने। डिस्काउंट का मतलब ऐसा कहा गया, जो कुछ स्पेशल कैटेगरी के स्टेट हैं या उस स्टेट में कुछ स्पेशल कैटेगरी का जो पोर्शन है, वहां पे अगर रूल करना है, हो सकता है कि वहां के लोगों को कुछ अधिक अधिकार दे दिया जाए, या वहां की निर्वाचित जो सरकार है वो न करके वहां के गवर्नर को डायरेक्ट वहां के रूल करने का अधिकार दिया जाए। तो संविधान कहता है सभी के सभी राज्यों के साथ समान बिहेवियर होगा, लेकिन कुछ राज्य इसके अपवाद हो सकते हैं जिनको थोड़ी सी छूट होगी, ठीक है। तो लिखो, कुछ राज्यों हेतु विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया, यानी स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट, ठीक है। भारत के संविधान में जो 28 राज्य हैं, इनमें से कुछ राज्य हैं बच्चों जिनके साथ कुछ विशेष प्रावधान, ये अलग से हम आर्टिकल 371 वगैरह 371 के अंदर पढ़ेंगे। तो लिखो, नोट करके लिखो, कुछ राज्यों हेतु, ये हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, ये अभी नहीं आएगा यहां, अभी तो नॉर्मल आ रहा है। विशेष उपबंध, ठीक है। यानी इसका मतलब हुआ कि हमारे कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनको हम विशेष क्या देते हैं, अपने आप में उपबंध मतलब देते हैं, प्रावधान करते हैं उनके लिए। तो वो स्टेट कौन कौन से हैं? जैसे ऐसे लिखो, शॉर्ट में लिख लो आप, जैसे भी लिख लो। एक लिख दो आप महाराष्ट्र, ठीक है, दूसरा लिखो गुजरात, तीसरा लिखो नागालैंड, चौथा लिखो असम, ठीक है, और इसके अलावा लिखो मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। क्या लिखोगे? मणिपुर, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश लिखो, अरुणाचल प्रदेश। अगला लिखो आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये एक ऐसे स्टेट है बच्चों जिनके पास स्पेशल प्रावधान है। इसके अलावा तेलंगाना, सिक्किम और गोवा लिख लो, ठीक है। तेलंगाना, सिक्किम, क्या करोगे? तेलंगाना, सिक्किम, इसके अलावा गोवा और कर्नाटका, ठीक है, गोवा और कर्नाटका। इनको कुछ स्पेशल प्रावधान दिए गए हैं, कुछ चीजें हैं वो फ्यूचर में मैं बताऊंगा जब हम उस टॉपिक पर पढ़ेंगे। और हमारे संविधान की, नोट करके ऐसी एक और पॉइंट लिखो, नोट, संविधान की 5वीं और 6th अनुसूची भी, संविधान की 5वीं व 6ठी अनुसूची भी अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों हेतु विशेष प्रशासन की अनुमति देती है, ठीक है। अनुसूची भी, अनुसूचित यानी शेड्यूल्ड ऑब्लिक जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध करती है। ये कौन कौन से स्टेट हैं अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। जनजातीय
क्षेत्र हेतु विशेष प्रावधान करती है। क्यों करती है? क्योंकि वहां की लोकल कंडीशन के अनुसार, ठीक है, विशेष प्रावधान करती है। अब ये अभी नहीं पढ़ना है, यहाँ पे परेशान मत होना, इसका नंबर आएगा जब मैं आपको अनुसूची पढ़ाऊंगा और इसका नंबर आएगा जब राज्यों के लिए विशेष प्रावधान हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो ओवरऑल आपको क्या पता चला कि हमारा संघ क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, जिसके अंदर नंबर ऑफ स्टेट इतने हैं, इतने यूटी हैं, और ये यूनियन ऐसा होगा जो कभी फ्यूचर में हम ऑक्यूपाई भी कर सके, वर्तमान राज्य और वर्तमान यूटी, ठीक है। सभी को लगभग एक ही तरीके के मतलब वो देखा गया है, लेकिन कुछ राज्य अपवाद स्वरूप है, वो मैंने आपको ये बता दिया, हम इसको देखेंगे, ठीक है। तीसरा बच्चों, जो तीसरा पॉइंट लिखा था, कुछ क्षेत्र हम भविष्य में अधिकृत कर सकते हैं, जो मैंने भारतीय क्षेत्र के अंदर पढ़ा है। इसमें क्या होता है, भारत एक सोवरेन कंट्री है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, ठीक है। संप्रभु मतलब जो अपने देश का प्रशासन, अपने बाहरी नियंत्रण का अधिकार जिसके पास खुद होता है, वो किसी का गुलाम नहीं है कि कोई देश हमें अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट कराए। हम क्या है, एक सोवरेन कंट्री है, एक संप्रभु राष्ट्र है, और संप्रभु राष्ट्र का मतलब होता है कि हम अपने देशी या विदेशी मामलों में निर्णय लेने पर स्वतंत्र हैं। तो एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते भारत क्या कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार एक विदेशी क्षेत्र का अधिकरण कर सकता है, ठीक है। लिखो तीसरा पॉइंट उसी का, ठीक है। भारतीय, जो मैंने क्षेत्र लिखा था, अंतर्राष्ट्रीय, पूरा लिखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार एक संप्रभु राष्ट्र, सोवरेन स्टेट, ठीक है, एक संप्रभु राष्ट्र विदेशी क्षेत्र का अधिकरण कर सकता है, तो वो भी इसी का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। विदेशी क्षेत्र का अधिकरण कर सकता है, अधिग्रहण कर सकता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर कैसे कर सकता है अधिग्रहण, आपको बताता हूं, देखो, या कि भारत कोई क्षेत्र जीत जाए, जीत कर या हार कर, ठीक है, या कोई भाग हार जाए या कभी जीत कर कोई युद्ध से करे, कुछ भी करे, ठीक है, या भारत को कोई मतलब व्यवसाय के तहत या अभी किसी मतलब इस टाइप के, या स्थानांतर कर दो या सत्तांतर कर दो, या मतलब ऐसे कर दो आप लोग सीधे, संधि, खरीद, उपहार, लीज, कैसे भी मिल सकता है। भारत ने किसी देश के साथ संधि की, या इसको कोई उपहार मिला, या इसने कोई लीज पे ले लिया, ठीक है। यानी आप इस तरीके से भी किसी विदेशी क्षेत्र को अपने आप में ले सकते हो, या आप किसी क्षेत्र को खरीद सकते हो, क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। इसके आधार पे भी भारत किसी क्षेत्र को क्या कर सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है। और इसको बोला जाता है बच्चों सत्तांतरण, ठीक है, बोलो सत्ता का अंतरण, ठीक है, ऐसे लिखो, सत्तांतरण बोला जाता है इसको। या एक तरीका, तीसरा तरीका होता है व्यवसाय, व्यवसाय, इसका ऐसा मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जो किसी मान्य शासक द्वारा आज तक अधिकृत न किया हो, यानी कोई जैसे कोई कंट्री है, कोई कंट्री को मान्यता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, उसके द्वारा उस क्षेत्र को अधिकृत ही न किया गया हो, उसको बोलते हैं व्यवसाय। तो इसमें लिखो जिसे अभी किसी मान्य शासक द्वारा अधिकृत न किया गया हो, पूरा लिख देना, लिख लो, जिसे किसी मान्य शासक द्वारा अधिकृत न किया गया हो, जिसे किसी मान्य शासक द्वारा, किसी कंट्री के द्वारा, ठीक है, अधिकृत न किया गया हो, अधिकृत न किया गया हो, ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों क्या, अपने आप में ये तीन। तो अंतरराष्ट्रीय कानून, तो भारतीय क्षेत्र तीन तरीके से, भारत का क्षेत्र जहां राज्यों का क्षेत्र, इसके अलावा अपने आप में यूटी संघराज्य क्षेत्र, तीसरा अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ये जो पॉइंट लिखे, ये किया भी है बच्चों। स्वतंत्रता के बाद आपने देखा होगा दादरा एंड नागर हवेली, एंड नागर हवेली, पूरा लिख लेना, ठीक है, दादरा एंड नागर हवेली, गोवा, दमन एवं दीप एवं पड्डुचेरी, क्या लिखोगे दूसरा, गोवा, दमन एंड द्वीप और पड्डुचेरी। ये क्षेत्र भारत के पास नहीं थे बच्चों, ये स्वतंत्रता के बाद भारत ने क्या किए हैं, अधिकृत किए हैं, यानी दूसरे, या और एक सिक्किम भी लिख लो, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम वगैरह पढ़ाऊंगा मैं, सिक्किम, ये क्या किया भारत ने स्वतंत्रता के बाद अधिकृत, स्वतंत्रता के बाद इनका क्या किया गया, अधिग्रहण किया गया, ठीक है, अधिग्रहण किया गया। तो भारत के पास सीधा सीधा आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया विल बी द स्टेट ऑफ यूनियन, ठीक है, इस यूनियन ऑफ स्टेट, भारत क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा, जिसके अंदर भारत के वर्तमान राज्य, भारत के द्वारा यूटी और भारत के सारे ऐसे भाग जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भारत ऑक्यूपाई करता है, वो भाग होंगे। सभी राज्यों को एक ही तरीके से देखा जाएगा, और अगर इनमें कुछ अपवाद भी हैं वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा। इसके अलावा सीधा सीधा कहा गया है कि जो हमारे राज्य हैं वो संघ से अलग नहीं हो सकते हैं, और ना ही वो किसी समझौते का परिणाम है, ठीक है। आर्टिकल 1 उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा।
इसी के तहत बच्चों आर्टिकल 2 याद रखना, ये बहुत कंफ्यूज करता है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 बच्चों को बहुत। अब आर्टिकल नहीं पढ़ना है, आपने थ्योरी समझनी है, आर्टिकल खुद ही समझ आ जाएगा। इसमें क्या है बच्चों, संसद क्या कर सकती है, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। ठीक है, आर्टिकल 2 क्या कहता है, संसद कॉमा कर दो, संघ में यानी यूनियन में नए राज्यों का प्रवेश, न्यू स्टेट, नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना कर सकती है। अब कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि नए राज्यों का स्थापना या प्रवेश संघ में कौन करेगा, अगर पूछता है तो उसका आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट। यानी हमारी संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो संघ में नए राज्यों को या तो एंट्री करवाए या उनकी स्थापना करवाए। और फिर बहुत कंफ्यूजन है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में, मैं आपको समझाता हूं। देखो आर्टिकल 2 क्या कहता है बच्चों, जो हमारी ऐसे ही बनाना है, ठीक है, जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद, वो दो तरीके के काम यहाँ पे इस आर्टिकल के तहत कर सकती है। पहला वो क्या कर सकती है, नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है। लिखो अभी समझाता हूं, ठीक है, नए राज्यों को संघ में शामिल, नए राज्यों को संघ में क्या कर सकती है, वो शामिल कर सकती है। या इसके अलावा वो क्या कर सकती है, जो नए राज्य का गठन कर सकती है। ठीक है, नए राज्य का गठन, ऐसा लिखो, दो तरीके के काम, नए राज्य का गठन कर सकती है। ठीक है, न्यू स्टेट बना सकती है, कौन कर सकती है, पार्लियामेंट। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये पहले से अस्तित्व, ये कौन से राज्य होंगे जो पहले से अस्तित्व में, लिखो इसके नीचे लिखो, जो पहले से अस्तित्व में है। ठीक है, और ये कौन से होंगे, नए राज्य का गठन जिनका पहले से अस्तित्व नहीं है। ठीक है, उसके नीचे लिखो जो अस्तित्व में नहीं है, इसके नीचे लिखो जो अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, लिखो जो अस्तित्व में नहीं है। अब इसको समझाता हूं, ठीक है, अस्तित्व में नहीं। अब देखो आर्टिकल 2, सीधा सीधा अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कौन नए संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकता है, पार्लियामेंट हो जाएगा। या किस आर्टिकल के तहत यूनियन में न्यू स्टेट के एंट्री व उनका स्टैब्लिशमेंट हो सकता है, आर्टिकल 2 के तहत। दो तरीके से संसद काम कर सकती है, या तो नए राज्यों को संघ में शामिल कर देगी जो पहले से अस्तित्व में ही नहीं है। लाइक हमारे भारत की बाउंड्री देखना, बाउंड्री देखने के बाद जो पहले अस्तित्व में नहीं है, पहले से अस्तित्व में, ठीक है, बाउंड्री देखना। अब हो सकता है कल के दिन भारत कराची को अपने में शामिल कर दे, हो सकता है लाहौर को अपने में शामिल कर दे, या हो सकता है मालदीव को ले ले। यानी पहले से अस्तित्व में नहीं है भारत के, पहले से अस्तित्व में लेकिन भारत के पास नहीं है, तो नए राज्य को संघ में शामिल कर सकता है। दूसरा, नए राज्य का गठन जो अस्तित्व में ही नहीं है, यानी भारत क्या कर सकता है, हो सकता है कल के दिन कोई नए राज्य को गठित कर दे जो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, एग्जिस्ट ही नहीं है, उसका गठन भारत कर देगा। तो ये अपने आप में संघ, ये इस टाइप के काम करने की शक्ति क्या है, किसको है, पार्लियामेंट को। तो नए राज्य का गठन करना जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, आपने नया ही स्टेट बना दिया। आपने देखो स्टेट बनाने के दो तरीके हैं, एक आप क्या करोगे, भारत की बाउंड्री है उसी में से किसी को तोड़ के किसी को दूसरे के साथ जोड़ के, यानी उस जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं वैसे बना दिया। और एक ऐसे कर सकता है जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे 28 स्टेट है, भारत ने कहा यार हमें 29th स्टेट बना दी, तो कोई अलग ही बना दिया। ठीक है, यानी किसी क्षेत्र को ले लिया, कुछ कर लिया इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं नए राज्य का गठन करना और नए राज्य को संघ में शामिल करने का जो पावर है वो किसको है, पार्लियामेंट को है। और कौन से आर्टिकल के तहत, वो आर्टिकल 2 के तहत। यहीं पे आपको आर्टिकल 3 भी समझना होगा ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, ये आर्टिकल 2 हो गया, ये हो गया आर्टिकल 3। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में बेसिकली डिफरेंस है, इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन। अभी बताता हूं, ठीक है, नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्य में परिवर्तन या वर्तमान राज्य में परिवर्तन, ये ऐसा करने की पावर किसको है आखिर, ये कर सकते हैं बच्चों, पार्लियामेंट। ये करेगी कौन, संसद करेगी, ध्यान रखना। ठीक है, यानी ये आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 में डिफरेंस हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, 3 वाला भारतीय संघ में राज्यों के पुनर्सीमन से संबंधित है। यानी सॉरी, ये जो आर्टिकल है इसको लिखो, भारतीय की संघ में, जो भारत का संघ ऑलरेडी है, जो मैप दिख रहा है आपको, राज्यों के पुनर्सीमन, यानी स्टेट है ना, उन राज्यों के पुनर्सीमन, उनकी सीमा वगैरह चेंज, नाम वगैरह चेंज, उससे संबंधित है। ठीक है, क्या लिखो, पुनर्सीमन से संबंधित, सीमन से संबंधित है आर्टिकल 3। यानी अब आपको दोनों समझना है। देखो तो यहाँ क्या लिखा है, संसद संघ में नए राज्यों का प्रवेश,
जब सिक्किम नहीं था, सिक्किम हमारा हिस्सा नहीं था, उसको प्रवेश करवाया आर्टिकल 2 के तहत। गोवा हमारा हिस्सा नहीं था, इसके अलावा हमारा दादरा एवं नागर हवेली नहीं था, दमन एवं नहीं था। ये सब एंट्री जो हुई ये किसके तहत हुई? आर्टिकल 2 के तहत हुई। ठीक है, यानी ये वाला आर्टिकल ऐसे काम करता है। ये कैसे काम करेगा? उत्तराखंड का निर्माण हुआ यूपी से अलग, यानी आपने क्या कहा? भारतीय संघ में राज्यों के पुनर्सीमन से संबंधित, यानी उसी की बाउंड्री चेंज कर रहे हो, नाम बदल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये उससे, यानी ऑलरेडी आपके इंडिया के मैप में ये हैं, उसी को आपने आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बनाया, यूपी से अलग करके आपने उत्तराखंड बनाया, इसके अलग छत्तीसगढ़ से अलग करके झारखंड वगैरह जो भी बना। ठीक है, एमपी से अलग करके, सॉरी झारखंड बना, बिहार से अलग करके, या आपका एमपी से अलग करके छत्तीसगढ़, जो भी आपको पता है। आपको ये जानते हैं जो अंदर काम हो रहा है, यानी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उनके साथ अगर चेंजेस हो रहे हैं, पुनः उनकी सीमा दोबारा निर्धारित हो रही है, तो आर्टिकल 3 के तहत होगी। लेकिन कोई पोर्शन जो आपके भाग है ही नहीं, उसके आप एंट्री करवा दे रहे हो अपने भाग में, वह आर्टिकल 2 के तहत। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं, सबसे बड़ी बात है बच्चों, यह है जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है उससे, और यह है जो भारतीय संघ का हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो, भारतीय संघ के हिस्सा नहीं है उससे संबंधित का हिस्सा नहीं, उससे संबंधित है। ठीक है, उससे संबंधित लिखो। कौन सा? आर्टिकल 2। और आर्टिकल 3 क्या है? जो भारतीय संघ का हिस्सा है। ठीक है, ये बेसिकली आर्टिकल 2 और 3 हो गया। अब आता है बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल 3 के बारे में थोड़ा सा समझना। ये मैंने आर्टिकल 3 का आर्टिकल जो आपको बताया कि इसमें क्या होता है, ये सीधा सीधा मतलब है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित, यानी आर्टिकल 3 अपने आप में है पुनर्सीमा या पुनर्गठन। आर्टिकल 3 ये क्या है? राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित, रीस्ट्रक्चर। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन इसी आर्टिकल के तहत होता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 3। और ये करेगा कौन? पार्लियामेंट, संसद द्वारा। और पुनर्गठन का अर्थ क्या हुआ? आपको कहोगे सर पुनर्गठन का अर्थ बता दीजिए, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब है बच्चों, किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, यानी कोई स्टेट है, किसी राज्य से उसका क्षेत्र अलग करके, उसका, अभी समझाता हूं। ठीक है, राज्य क्षेत्र अलग कर दिया आपने, यानी कोई स्टेट है उसमें से उसका राज्य क्षेत्र आपने क्या कर दिया? अलग कर दिया। दूसरा, 2 या अधिक राज्य या उनके भाग मिलाकर, 2 या 2 से अधिक राज्य हैं, 2 या अधिक राज्य या उनके भाग मिलाकर, या उनके किसी पार्ट को मिलाकर, भाग मिलाकर, ऐसे ही तो होगा ना पुनर्गठन, कुछ चेंजेस करने हैं आपने। ठीक है, या ऐसा भी नहीं होता तो ऐसा हो सकता है किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर, लिखो किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग किसी राज्य में मिलाकर, राज्य में मिलाकर। ठीक है, ऐसे भी चेंजेस हो सकते हैं, या ऐसे भी नहीं हो रहा तो सीधे सीधे लिखो नए राज्य का मतलब। ठीक है, राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, राज्य का क्षेत्र घटाकर, राज्य का नाम परिवर्तन करके। ठीक है, और लिखो राज्य क्षेत्र, यानी किसी का क्षेत्र घटा दिया आपने, किसी राज्य क्षेत्र को घटाकर, कॉमा राज्य क्षेत्र, राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाकर, या नाम परिवर्तन, राज्य नाम परिवर्तन। आपके राज्य का नाम भी उत्तरांचल से उत्तराखंड हुआ ना, यही है। ठीक है, ये सब का सब होता है बच्चों आर्टिकल नंबर 3 के तहत, यानी इसी को बोला गया पुनर्गठन। आपने क्या कर दिया? किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग कर दिया। एग्जाम्पल समझो, ये है अपने आप में क्या, जैसे कोई स्टेट है। ठीक है, आपने ये वाला पोर्शन हटा दिया, अलग कर दिया। दूसरा, 2 या अधिक राज्य से उसके भाग मिलाकर, एक राज्य ये है, एक राज्य ये है, एक भाग इसको मिला के दोनों को एक यहाँ पे नया राज्य बना दिया। तीसरा, किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य में मिलाकर, यानी इसका ये वाला भाग काट के इसको दे दिया, मतलब मिला दिया, वहां अलग गठन नहीं हुआ। चौथा, राज्य क्षेत्र घटाकर, या राज्य क्षेत्र हो सकता है इसका भाग कहीं और दे दे, हो सकता है किसी और को इसमें मिला दे, और राज्य का नाम परिवर्तन करके, जैसे उत्तरांचल का उत्तराखंड हुआ। ठीक है, इस तरीके से ये क्या कर सकती है पार्लियामेंट हमारा राज्यों का पुनर्गठन या उसमें क्या कर सकती है परिवर्तन। अब क्वेश्चन उठा, क्या अपनी मनमर्जी से ऐसा कर देंगे? बच्चों, कभी भी ऐसा बिल लाया जाएगा, यानी संसद करेगी। संसद के पास ऐसा बिल लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व परमिशन, राष्ट्रपति का अनुमोदन आवश्यक है। राष्ट्रपति को दिखाएंगे कि सर हम ऐसा बिल लाना चाह रहे हैं पार्लियामेंट में, जब राष्ट्रपति का अनुमोदन होगा तभी वो बिल आएगा। ठीक है, तो इसमें ऐसे लिखो, ऐसा विधेयक
बिल, ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, कि राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश होगा। अनुमति, पूर्व अनुमति लिख दो यहां पे, पूर्व अनुमति से पेश, यानी आपको ऐसे बिल में क्या करना होगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। दूसरा, ऐसा विधेयक जब फाइनल साइन होगा, राष्ट्रपति के पास जाने से कानून बनता है ना, तो वो जो राज्य उससे प्रभावित हो रहे होंगे ऐसे बिल से, उनकी विधानसभा से उनका मत जाना जाएगा, उनका अप्रूवल लेना होगा, यानी उनके पास भेजा जाएगा। कहने का मतलब, आप संसद में ऐसा बिल ला रहे हो तो राष्ट्रपति की पहले अनुमति लो, और बिल पर राष्ट्रपति के साइन होने से पहले विधानमंडल का मत जानना होगा निश्चित समय सीमा के अंदर। दूसरा पॉइंट लिखो, ऐसा, नीचे वाला मिटा देता हूं, ठीक है, ये वाला इरेज कर देता हूं, देखो, ऐसा बिल राष्ट्रपति साइन करने से पूर्व, ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की साइन से पूर्व, राष्ट्रपति के अनुमोदन से पूर्व, ठीक है, अनुमोदन से पूर्व संबंधित विधानसभा मंडल, ठीक है, जो वहां की विधानसभा, जो राज्य होगा, जो प्रभावित हो रहा होगा, संबंधित विधानसभा से उसके मत जानने के लिए भेजा जाएगा, उसे उसका मत जानने हेतु प्रेषित भेजा जाएगा। यानी आप चेंजेस कर रहे हो, वहां के विधानसभा का मत जानोगे, प्रेषित, और ये विधानसभा क्या करेगी, निश्चित समय सीमा में उसका जवाब देगी, ठीक है। तो लिखो, विधानसभा निश्चित समय, जितना भी टाइम देंगे, ठीक है, समय में अपना मत देगी, अपना मत देगी, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, लेकिन बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। आप कहोगे क्या इंटरेस्टिंग है सर? ऐसा जब कभी होता है तो ये जो मत होता है ना, इसको मानने के लिए, ऐसा मत, विधानसभा ने कहा उत्तराखंड का कुछ कर रहे हैं, क्षेत्र घटा रहे बढ़ा रहे, उत्तराखंड विधानसभा ने कहा ना, नहीं करोगे ऐसा, तो संसद और राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है ही नहीं, यानी एक फॉर्मेलिटी है, यानी वो खाली भेज रहे हैं, वो मानने के लिए बाध्य है ही नहीं, ठीक है। तो लिखो, ऐसा मत मानने के लिए संसद बाध्य नहीं, चाहे तो माने चाहे तो न माने, ऐसा मत मानने हेतु संसद / राष्ट्रपति बाध्य नहीं, ठीक है। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है, यानी कहीं ना कहीं आपने क्या कहा, यूनियन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का संघ, लेकिन संविधान ने राज्यों के अस्तित्व या क्षेत्र के अस्तित्व की गारंटी ही नहीं दी है। मन आया राज्य खत्म कर दिया, मन आया किसी मतलब दूसरे राज्य में मिला दिया, मन आया नाम परिवर्तित कर दिया, क्या कर लोगे? अब जब मत ही मानने के लिए बाध्य नहीं है तो फिर आपका ये फॉर्मेलिटी क्यों करनी है, ठीक है। तो ऐसा जब होता है, इसका सीधा सीधा मतलब है, नोट करके लिखो, नोट, संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई है। संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता / राज्यों के अस्तित्व की गारंटी नहीं, राज्यों के अस्तित्व, एग्जिस्टेंस की गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है बच्चों, ठीक है, कि राज्य रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये क्यों, अब ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ऐसा होता है, मतलब कि पुनर्गठन करना है, एक सदन में आया, पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लो, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलनी तय है, क्योंकि राष्ट्रपति सरकार का ही तो आदमी है ना, उसी ने तो उसको इलेक्शन में खड़ा करके अपना एजेंट बना, मतलब अपना क्या बना रखा है, प्रतिनिधि, प्रत्याशी बना रखा है, किसी न किसी पार्टी ने तो बनाया होगा, तो राष्ट्रपति तो अनुमति देगा ही देगा। उसके बाद उस राष्ट्रपति की अनुमति के बाद दोनों सदनों ने पास किया, राष्ट्रपति के पास साइन के जाने से पहले राष्ट्रपति ने संबंधित जो प्रभावित हो रहा है उनको भेज दिया, उन्होंने कहा ना ऐसा मत करो, ये मानने के बाध्य है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं संविधान राज्यों के अस्तित्व की गारंटी नहीं देता है। इसी वजह से भारतीय संघ को विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है, यानी राज्य कभी भी विभाजित हो सकते हैं, कभी भी खत्म किए जा सकते हैं, लेकिन संघ कभी खत्म नहीं होगा। इसी का परिणाम है, देखो इसके नीचे इंप्लाइज दैट करो, भारतीय संघ, भारत को क्या कहा गया है, भारत को क्या कहा गया है, विभाज्य राज्यों का, राज्य विभाजित हो सकते हैं, ठीक है, अविभाज्य संघ, संघ कभी भी डिवाइड नहीं होगा, अविभाज्य संघ लिखो, अविभाज्य
संघ कहा गया है, ठीक है। और अमेरिका में बच्चों जस्ट इसका उल्टा है। नोट करके एक और पॉइंट लिखो, अमेरिका में इसी का विपरीत है, अमेरिका में ऐसा होता ही नहीं, ठीक है। वहां क्या है, अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, राज्यों को आप तोड़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि राज्य, वहां राज्यों ने संघ बना रखा है, भारत में संघ ने राज्य बना रखा है। तो एक पॉइंट नोट करके लिखो, अमेरिका को, नोट करके लिखना, अमेरिका को इसी के विपरीत प्रणाली के चलते, जो यहां प्रोसेस चल रही है, इसी के विपरीत प्रणाली के चलते अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। यानी वहां ना संघ विभाजित होने वाला है ना राज्य, क्योंकि राज्यों ने ही वहां संघ बना रखा है, भारत में ऐसा नहीं है, ठीक है। अब लास्ट से आता है बच्चों आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 अब जो ये काम कर रही है कौन, संसद, नए राज्यों को शामिल कर रही है या सीमा बदल रही है, न परिवर्तन कर रही है, उसको क्या कर सकते हैं, साधारण बहुमत से कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखो इसमें क्या कहा गया है अनुच्छेद 4 में, आर्टिकल 2 व आर्टिकल 3 की प्रक्रिया को, आर्टिकल 2 व आर्टिकल 3 की प्रक्रिया को आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। देखो, अगर कभी भी ऐसा हो गया, संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। संशोधन तो हो रहा है लेकिन उसको संविधान संशोधन बिल नहीं माना जाता है। यानी राज्यों के नाम बदलना है, एंट्री करवानी है, सीमा बदलनी है, उसको 368 के तहत क्या होता है, संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। इसे क्या माना जाता है, साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से यानी सिंपल मेजॉरिटी से, ऑब्लिक साधारण विधि प्रक्रिया से ऐसा किया जा सकता है। नॉर्मल एक कानून बनाना है, पहले एक सदन ने पास किया, दूसरे ने पास किया, राष्ट्रपति ने साइन कर दी, साधारण विधि प्रक्रिया माना जाता है, ठीक है। यानी अगर आपसे कभी कहेगा आर्टिकल 368 के तहत 2 ही तरीके के संशोधन हो सकते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बता रखी है, ये राज्य को बदलना कभी भी संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, ठीक है। ध्यान रखना ये पॉइंट ही, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता है। ये साधारण बहुमत से, अपने आप में साधारण विधि प्रक्रिया द्वारा क्या किया जाता है, ऐसा काम किया जाता है। कौन सा, ये वाला कौन सा है, आर्टिकल 2 व आर्टिकल 3 की प्रोसेस, ठीक है। आर्टिकल 2 व आर्टिकल 3 ये है, ठीक है। ये साधारण अंतर्गत किया जाता है। अब बच्चों एक क्वेश्चन उठा, क्या भारत इस अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके किसी राज्य को खत्म करके किसी दूसरे देश को दे सकता है? क्वेश्चन उठा, क्या भारत अनुच्छेद 3 को अपने आप में समाप्त करके, मतलब अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके किसी क्षेत्र को किसी दूसरे को दे सकता है, या देता है या नहीं देता? 2 मिनट में समझाता हूं। देखो, एक जगह थी बच्चों, उसका नाम था बेरुवाड़ी, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। बेरुवाड़ी विवाद सुना भी होगा आपने, ठीक है। बेरुवाड़ी विवाद ये पड़ता है बच्चों, वेस्ट बंगाल में पड़ता था। ये मुस्लिम बहुल इलाका वगैरह जो भी था, जब भारत आजाद हुआ था 1959-60 के टाइम पे, ये विचार आया कि बेरुवाड़ी, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं और क्योंकि भारत का, पाकिस्तान का कुछ हिस्सा जो है, बांग्लादेश जो वर्तमान है वो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, तो उसको देने की बात आई। तो कोर्ट में केस चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, आप आर्टिकल इसका प्रयोग करके, किसका, 3 का प्रयोग करके किसी भी राज्य के भाग को समाप्त करके किसी दूसरे को नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको ये राइट है ही नहीं कि आपके भारत के किसी क्षेत्र को अपना आर्टिकल 3 के तहत किसी दूसरे देश को दे दें, आपको ये पावर है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, ठीक है। तो उसके लिए उसने कहा अगर आपने कभी ऐसा करना होगा तो आपको संविधान में संशोधन करना होगा, यानी आर्टिकल 368 की प्रोसेस अपनानी होगी, तब जाके आप किसी भाग को दूसरे को दे सकते हैं, ठीक है। तो बेरुवाड़ी का जो इलाका था उसके लिए फिर भारत में क्या किया गया, संविधान में संशोधन किया गया और 9वें संविधान संशोधन 1960 के द्वारा इसको दिया गया, ठीक है। यानी ये 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960 द्वारा दिया गया, ठीक है। अब क्वेश्चन उठा, आप सिंपल सी बात है, क्वेश्चन क्या उठा था, देखो बेरुवाड़ी विवाद में आप लिख लो, प्रश्न ये उठा था, क्वेश्चन क्या उठा था, क्या संसद अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके, क्वेश्चन उठता है क्या संसद अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके
भारत के राज्य के किसी भाग को किसी अन्य को दे सकती है? तो आंसर था नहीं, अनुच्छेद 3 के तहत नहीं दे सकती है। अगर किसी भाग को देना होगा तो उसको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया से गुजर के ये काम करना होगा। ठीक है, ये था आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इजीली मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बहुत सिंपल है बच्चों, अगर आप लोग इसको सही तरीके से पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हमने ये देख लिया, अब हम नेक्स्ट टाइम जो क्लास देखेंगे इसकी पॉलिटी की, हम देखेंगे नए राज्यों का गठन कैसे हुआ, नए राज्यों के निर्माण के लिए कौन कौन सी कमेटी बनी, फजल अली आयोग क्या था, जेके धर कमेटी क्या थी, ये सब चीजें हमने क्या करनी देखनी है। ठीक है, आप इसको रिवाइज करना। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।